वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2025 के लिए भूगोल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतिक परिघटना जियोमॉर्फिक फिनोमेना तीव्रतम रूप से घटित होती है? ऑप्शन ए है पंख प्रवाह मड फ्लो, ऑप्शन बी है भूमि प्रवाह अर्थ फ्लो, ऑप्शन सी है मलबा हिमस्खलन डेब्रिस एवलांस और ऑप्शन डी है मृदा सर्पण सॉलिफ्लक्शन। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी भू आकृतिक परिघटना तीव्रतम रूप से घटित होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मलबा हिमस्खलन डेब्रिस एवलांस। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए मलबा हिमस्खलन डेब्रिस एवलांस भू आकृतिक परिघटना तीव्रतम रूप से घटित होती है। बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण बल के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। बृहद संचलन को प्रभावित करने वाले कारक हैं छिछले संस्तर वाली सेलें, भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े भृगु या तीव्र ढाल, मूसलाधार वर्षा और वनस्पति का अभाव। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोरियालिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कोरियालिस बल पृथ्वी के सापेक्ष सभी गतियों में उपस्थित है। कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम व ध्रुवों पर शून्य होता है। कोरियालिस बल की शक्ति गति के वेग के साथ परिवर्तित होती है और अक्षांश के साथ घटती भी है। कोरियालिस बल के कारण हुए विचलन की मात्रा पृथ्वी के घूर्णन, देशांतर और वस्तु के अनुसार भिन्न होती है। इस क्वेश्चन में बताना है कि कोरियालिस बल के संबंध में जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी। ए और सी कथन कोरियालिस बल के संबंध में सही है। देखिए कोरियालिस बल पृथ्वी के सापेक्ष सभी गतियों में उपस्थित होते हैं, यह कथन सही है। कोरियालिस बल की शक्ति गति के वेग के साथ परिवर्तित होती है और अक्षांश के साथ घटती भी है, यह भी कथन सत्य है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए कोरियालिस बल पृथ्वी के सापेक्ष सभी गतियों में उपस्थित होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, इसे कोरियालिस बल कहते हैं। कोरियालिस बल के कारण हुए विचलन की मात्रा पृथ्वी की घूर्णन, देशांतर और वस्तु के अनुसार भिन्न होती है। कोरियालिस बल का प्रभाव भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यह वायु की गति को प्रभावित नहीं करता बल्कि उसी दिशा को प्रभावित करता है। कोरियालिस बल के प्रभाव से वायु उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। इसी विक्षेप को फेरल का नियम भी कहते हैं। कोरियालिस बल की शक्ति गति की वेग के साथ परिवर्तित होती है और अक्षांश के साथ घटती भी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस टकराव क्षेत्र में प्लेटें स्थायी रूप से जुड़ जाती हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई विवर्तनिक क्रिया नहीं घटित होती है? ऑप्शन ए है अपसारी मंडल स्प्रेडिंग जोन, ऑप्शन बी है क्षेपण मंडल सबडक्शन जोन, ऑप्शन सी है महाद्वीपीय भ्रंश कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर फॉल्ट और ऑप्शन डी है रूपांतर मंडल ट्रांसफॉर्म जोन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर महाद्वीपीय भ्रंश। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए महाद्वीपीय भ्रंश टकराव क्षेत्र में प्लेटें स्थायी रूप से जुड़ जाती हैं तथा इसके अतिरिक्त सामान्यतः कोई विवर्तनिक क्रिया घटित नहीं होती है।
अपसारी मंडल के तहत दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरित होती हैं। अभिसारी मंडल के तहत दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ संचरित होती हैं तथा वह स्थान जहां प्लेटें धंसती हैं उसे क्षेपण मंडल सबडक्शन जोन कहा जाता है। रूपांतर मंडल में दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज रूप से संचरित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नव परपटी का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यहाँ पर देख सकते हैं यह डाइवर्जेंट प्लेट है स्प्रेडिंग। यह कन्वर्जेंट प्लेट है जिसमें प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करती हैं। और यह ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, इसमें जो है लेटरल स्लाइडिंग। यह जो है कंजर्वेटिव प्लेट, इसे कंजर्वेटिव प्लेट भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट में जो है मोशन या स्प्रेडिंग होता है, एक दूसरे की तरफ प्लेटें मूवमेंट करती हैं। इसमें जो है इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहा जाता है। इसमें जो है टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होता है, रिज का फॉर्मेशन होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कन्वर्जेंट प्लेट, इसमें प्लेट एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करती हैं। इसमें सबडक्शन होता है। यह डिस्ट्रक्टिव प्लेट है, ट्रेंच का इसमें निर्माण होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होती हैं। इस टाइप के मूवमेंट को लेटरल स्लाइडिंग भी कहते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, या कंजर्वेटिव प्लेट भी इसे कहा जाता है। इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज नहीं होती हैं, कोई मेजर इम्पैक्ट भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इरमिंगल जलधारा निम्नलिखित में से किस महासागर के जल में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है दक्षिणी अटलांटिक साउथ अटलांटिक, ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक, ऑप्शन सी है उत्तरी प्रशांत नॉर्थ पैसिफिक और ऑप्शन डी है दक्षिणी प्रशांत साउथ पैसिफिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक। इरमिंगल जलधारा उत्तरी अटलांटिक के महासागर में प्रवाहित होती है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए इरमिंगल जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर जल में प्रवाहित होती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर धारा आगे चलकर कई उपशाखाओं में बन जाती है। इसी की एक उपशाखा इरमिंगल धारा के नाम से आइसलैंड के दक्षिण तक चलती है। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर। यह जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक है। तो जो ये अटलांटिक नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट है ये आगे चलती है तो इसको जो है गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। तो ये जब आगे बढ़ती है तो नॉर्थ अटलांटिक करंट कहते हैं। यहीं से एक धारा है जो यहाँ पर देख सकते हैं, यह इरमिंगल जलधारा है। तो इरमिंगल जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं लेब्राडोर करंट है और यह जो है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पदार्थ जो ओजोन परत का क्षरण करते हैं, सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर पर हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते इंटरनेशनल एग्रीमेंट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए है पेरिस समझौता, ऑप्शन बी है मार्केस समझौता, ऑप्शन सी है क्योटो प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट में वैसे पदार्थों की बात की गई जो ओजोन का क्षरण करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। देखिए पदार्थ जो ओजोन की परत का क्षरण करते हैं, इस पर हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते का संबंध
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया, जो वर्ष 1989 से प्रभावी रूप से कार्य करने लगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने हेतु तैयार किया गया था, जिससे समताप मंडल की नाज़ुक ओजोन परत को सुरक्षित किया जा सके। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1987 को अपनाया गया, जो 16 फरवरी 2005 से कार्य शुरू हुआ। इस प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन संबंधित विस्तृत नियम को मर्राकेश मोरक्को में 2001 के COP7 में अपनाया गया। अतः इसे मराकेश समझौता भी कहते हैं। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन के विषय पर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इसे दिसंबर 2015 को पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर COP21 में स्वीकार किया गया। पेरिस समझौते का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री की वृद्धि से नीचे रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसमें है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के सर्वाधिक बड़े आकार वाले शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुसूचित जनसंख्या अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले सर्वाधिक 3 बड़े राज्य हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र और उसके बाद जो है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के शीर्ष 5 राज्यों का अवरोही क्रम निम्नलिखित है। अवरोही क्रम यानी सबसे ज्यादा से सबसे कम। देख सकते हैं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है उड़ीसा, उसके बाद है राजस्थान और उसके बाद है गुजरात। तो ये 5 बड़े अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है संकेंद्रीय क्षेत्र प्रतिरूप कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल में नगर केंद्र से बाह्य भाग के ओर के क्षेत्रों जोन फ्रॉम सिटी को टू पेरिफेरी का सही क्रम है। निम्न वर्ग आवासीय लो क्लास रेजिडेंशियल थोक हल्के विनिर्माण होलसेल लाइट मैन्युफैक्चरिंग CBD मध्य वर्ग आवासीय मीडियम क्लास रेजिडेंशियल। इस क्वेश्चन में बताना है कि संकेंद्रीय क्षेत्र प्रतिरूप कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल के अनुसार नगर केंद्र से बाह्य भाग की ओर के क्षेत्रों का सही क्रम क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले जो है आपका CBD, उसके बाद जो है थोक हल्के विनिर्माण होलसेल लाइट मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद निम्न वर्ग आवासीय लो क्लास रेजिडेंशियल और उसके बाद जो है मध्यम वर्ग आवासीय मीडियम क्लास रेजिडेंशियल। इसको इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं CBD से बाह्य भाग की ओर सिटी सेंटर से बाह्य भाग की ओर जो सही क्रम है सबसे पहला जो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है CBD, उसके बाद है जोन ऑफ ट्रांजिशन संक्रमण क्षेत्र, उसके बाद है जोन ऑफ डिपेंडेंट वर्कर्स होम्स, उसके बाद है जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस और सबसे लास्ट में है कम्यूटर जोन्स। संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस ने 1923 में किया था। इस सिद्धांत
अ, यह सिद्धांत उनके अमेरिका के शिकागो नगर के अध्ययन पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी नगर का केंद्र से बाहर की ओर फैलाव अरीय रूप रेडियल फॉर्म में 5 संकेंद्रीय वलयों 5 कॉन्सेंट्रिक जोन के रूप में पाया जाता है। इन पेटियों का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, उसके बाद है ट्रांजिशन जोन, उसके बाद है स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र, उसके बाद है श्रेष्ठतर कर्मियों का आवासीय क्षेत्र, श्रेष्ठतर आवासीय क्षेत्र, और सबसे लास्ट में है कम्यूटर जोन। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैकिंडर ने 1991 में धुरी क्षेत्र की अपनी अवधारणा को हॉटलैंड में किस पुस्तक में पुनः नामकरण किया? ऑप्शन ए है द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस, ऑप्शन बी है फॉरेन अफेयर, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वार एंड ज्योग्राफी, ऑप्शन डी है द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। मैकिंडर ने 1991 में धुरी क्षेत्र की अपनी अवधारणा को हार्टलैंड द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी पुस्तक में पुनः नामकरण किया। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, मैकिंडर ने 1919 में धुरी क्षेत्र की अपनी अवधारणा को हार्टलैंड वो द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में पुनः नामकरण किया। मैकेंडर के अनुसार जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वही विश्व द्वीप पर शासन करेगा, जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा वह पूरे विश्व को अपने अधिकार में रखेगा। मैकेंडर की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी, इतिहास की भौगोलिक दूरी, जोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, नेशंस एंड मॉडर्न वर्ल्ड, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस। ये मैकेंडर की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रथम उपग्रह था? TRMN, TIROS फर्स्ट, MODIS मूडिस, और NOAA नोआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी TIROS फर्स्ट। मौसम विज्ञान संबंधी दिए गए ऑप्शन में से TIROS प्रथम उपग्रह था। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, मौसम विज्ञान संबंधी प्रथम उपग्रह TIROS फर्स्ट था, जो पहला प्रायोगिक कदम था। चूंकि उपग्रह एक नई तकनीक था, इसलिए टाइरोस टेलीविजन एंड इंफ्रारेड ऑपरेशनल सैटेलाइट कार्यक्रम ने अंतरिक्ष यान के लिए विभिन्न डिजाइन मुद्दों का भी परीक्षण किया, जैसे उपकरण, डाटा और परिचालन पैरामीटर। तथा टाइरोस फर्स्ट कार्यक्रम की पहली प्राथमिकता मौसम संबंधी उपग्रह सूचना प्रणाली का विकास था, तथा नोआ नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अमेरिकी वैज्ञानिक एवं नियामक एजेंसी है जो मौसम की भविष्यवाणी करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, स्थितिक त्रिकोण का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत स्थान की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए है वाल्टर रिजार्ड, ऑप्शन बी है MK बैडमैन, ऑप्शन सी है DM स्मिथ, और ऑप्शन डी है अल्फ्रेड वेबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेबर। स्थितिक त्रिकोण का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत स्थान की अवधारणा अल्फ्रेड वेबर ने दी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, स्थितिक त्रिकोण का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत स्थान की धारणा अल्फ्रेड वेबर ने दी थी। यह प्रथम विद्वान थे जिन्होंने उद्योग के स्थानीयकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जबकि स्थानीयकरण की विचारधारा का सबसे पहले 1882 से 1885 के बीच विल्हेम
ने प्रस्तुत किया था। वेबर की पुस्तक 1909 में जर्मन भाषा में अवर डैन स्टैंडर्ड डैन इंडस्ट्रियन में प्रकाशित हुई, जिसका अंग्रेजी भाषा में 1929 में अनुवाद हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने स्थितिक त्रिकोण का सिद्धांत दिया था, इसकी मार्केट, रॉ मटेरियल फर्स्ट और रॉ मटेरियल टू, इन दोनों इन तीनों के बीच का जो आइडियल जो स्थान होगा जहाँ पर इंडस्ट्री लोकेट की जाएगी वो इन तीनों के मध्य में है। तो ये थे आज का इम्पोर्टेंट सेशन। थैंक यू।